मिली थी। समाजवादी पार्टी जो बोल रही है जातिगत जनगणना, उसने 2013 में एक ऐसा के मोहन राव था चीफ सेक्रेटरी, उसने एक शासनादेश जारी कर दिया कि विमुक्ति जनजाति के नाम से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के उस आदेश को नोट दिया जो फतेह बहादुर ने कहा था कि ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराई हों, क्रिमिनल कास्ट के रिपोर्ट के अनुसार जो प्रभावित जातियाँ हैं उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में शिक्षा में व्यवस्था दी जाएगी, योजनाओं में व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन उसे सपा ने छीन लिया। तो अब वही बतावें कि गिनती किस में होनी चाहिए, कहाँ होगी जातियों की। 18% आबादी हमारी ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित गुर्जर हैं, ये भी उजड़े हुए लोग हैं। केंद्र सरकार क्रिमिनल राइट्स एक्ट इंक्वायरी कहती है कि ये उजड़े हुए विमुक्त जनजाति हैं, ये मुक्त किए गए हैं, उजाड़े गए लोग हैं, ये कहाँ गिनेंगे, पिछड़े में गिनेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के मोदी जी से, योगी जी से, शाह जी से कोई बात निश्चित रूप से हम पहले नेता हैं जो मोदी जी के पास जाते हैं तो ज्ञापन देते हैं लिख के, ऐसे बात भर नहीं करते हैं, लिखित रूप दस्तावेज के प्रमाण के साथ ऐसे उनको देता हूँ कि साहब इस पर कार्रवाई हुई। और मैं बधाई देता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को और अपने समुदाय को भी कि इन्होंने हमें उस लायक बनाया कि आज में इनकी वकालत मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 70 साल से ये जो पिछड़ा समुदाय है, कोई नेता ऐसा नहीं होगा कि जो प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा होकर कभी ज्ञापन लिया हो किसी प्रधानमंत्री ने पिछले। आज मोदी जी हैं, सबके सहृदय स्वागत करते हैं, सबका ज्ञापन लेके उस पर कार्रवाई धीरे धीरे कर रहे हैं और समयानुसार सब होगा। बहस छिड़ी हुई है, तो आपकी क्या सोच है इस पर? वो बहस वो कर रहे हैं जो बयाना लिए हुए हैं। हाँ, वो बयान नहीं दे रहे हैं, बयाना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाना है। क्योंकि क्या सपा ऐसा फार्म बनाएगी कि हमारे पार्टी में सनातन धर्म मानने वाले न रहें। हमारे वहाँ ऐसे लोग ही चुनाव लड़ेंगे जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। उन्होंने बयाना ले रखा है बसपा से, बसपा में पहले थे, सपा समाप्त हो गई तब बसपा खड़ी होगी। ठीक है, अब भाई उन्होंने तो कहा ना कि बयाना लिया है, बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी वही कर रहे हैं ना। बयानबाजी उत्तर प्रदेश से शुरू है। निश्चित रूप से आखिर शुरुआत तो वही कर रहे हैं ना, सब ठेका तो वही ले रखे हैं कि कौन देश भारतीय है कौन विदेशी है। तो ये क्या है, कांग्रेस तय करेगी, बसपा सपा तय करेंगी कि क्या भारत में जो राजनीति होगी वो सनातन धर्मियों के लोगों को हम भर्ती नहीं करेंगे, हम सनातनियों का टिकट नहीं चाहिए, उनका वोट नहीं चाहिए, क्या ऐसा ऐलान करेंगे? क्या खाली धर्म में उलझाएंगे? कि देखिए, धर्म के आधार पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर निषाद राज का किला मिला। उसके सत्यता के आधार पर पता चला कि अयोध्या में एक गुरुकुल था जिसमें निषाद राजकुल और रघुकुल के 2 विद्यार्थी पढ़ते थे, भगवान राम और निषाद राज, और दोनों राजा थे। निषाद राज का किला इलाहाबाद में खुदाई में मिल गया, तो उसी रामायण के आधार पर हमारा किला मिल गया हो और वहाँ 56 फुट की मूर्ति लग गई, 20 करोड़ 38 लाख का पुरातत्व विभाग ने वहाँ का पर्यटक स्थल घोषित हो गया। इसके मतलब अगर आप उस रामायण के खिलाफ बोलते हैं तो निषाद के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि भगवान राम के आप बाल सखा थे निषाद राज। तो एक दोनों के खिलाफ बोलने का मतलब आप निषादों को चुनौती दे रहे हैं, उनको आप उनको अपमानित कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अपमान का बदला तो जब इलेक्शन आता है तो लेते हैं। इसीलिए इन लोगों को नापसंद कर दिया है जनता ने। ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का, वो मलाई खाने वाले हैं। जब बसपा में थे मलाई खाया, हमारे यहाँ थे रसमलाई खाया, जब रस खत्म हो गया तो भाग के सपा में। अब यहाँ है नहीं तो चाहते हैं कि किसी तरीके से उल्टा बोल दें, सपा समाप्त हो जाए और सपा हमें निकाल दे, फिर कहीं चले ना शायद मलाई खाना। और प्रधानमंत्री जी ने कब समय दिया है वहाँ किले का? अभी इंक्वायरी मतलब आया था, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया तो इंक्वायरी आया है, तो हमने सब रिपोर्ट दे दी है और निश्चित रूप से नवंबर दिसंबर में किले पर वहाँ निषाद राज का बहुत बड़ा भव्य मूर्ति है 56 फुट की, और पार्क बहुत बड़ा बना है। तो वो निषाद राज के किले को पर जब अयोध्या में प्रयागराज में उतरे थे तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो 9 बार प्रणाम किया जय निषाद राज का। तब तो सब लोग जाने हैं। खुदाई कराई 1977 में स्वर्गीय इंदिरा जी ने, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया कि निषाद राज का किला भी है। उस किले से इन मछुआरों का सोच बदलता हूँ कि आप नहीं, हम कहते हैं कि जब वो थे भाजपा के साथ तब केंद्र में भाजपा अलग हो गई, वो अलग हो गया, और जब साथ में थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब क्यों नहीं कराए? सब साथ ही में थे दोनों, तब करा देना चाहिए। तो नीति दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं, कुछ है नहीं। राजनीति के शिकार न हो, पिछड़ों का
कि पिछड़े के नाम पर सब कलंक है नेता, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का गठन जब हम मंडल कमीशन आया तब हुआ, लेकिन शिक्षा में जब आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, जब पढ़ाई नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया तो मोदी जी ने किया। हम कहते 30 साल मतलब 1992 में गठन हुआ मंडल कमीशन का। ये बताइए 1992 से लेकर 2022 तक ये पिछड़े के लोग उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था। जब उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो इनकी नौकरी पर लूटेगा कौन। तो आज मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। और नहीं, उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि पिछड़े का नगर निगम त्रिस्तरीय नगर पालिका के चुनाव में हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप पिछड़े के नाम पर कोई आरक्षण नहीं लेंगे, ये गलत है संवैधानिक रूप से। तो अगर मोदी हमारी सरकार तो पिछड़ों के साथ खड़ी रहे ना, सुप्रीम कोर्ट तक गए माननीय योगी आदित्यनाथ और ला के आर्डर पिछड़ों को रिजर्वेशन का। तो हमारी सरकार खड़ी है पिछड़ों के साथ, विकास चाहती है, न कि इनके तरह राजनीति करना चाहती है। ये लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी टिकट मांगेगी? देखिए, हम लोग मांगने वाले तो हैं नहीं, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग जीत दर्ज कराने वाले। भगवान राम को गले लगाया था भगवान राम ने, निषाद राज ने अपनी सेना देके दुख देने वाली सरकार रावण राज थी उसे ख़त्म किया। तो आइए जो दुख देने वाली सरकारें उन्हें हटाना है, फिर से राम राज और निषाद राज को लाना है। इसकी वजह से हम जो भी इतना वादा करता हूँ कि बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी बुलाती है, वो कहती है इतने सीट पर लड़ लो, यहाँ लड़ो, याद करता है। मैं उनसे इतने कहता हूँ कि हमें ये सीट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे आसानी से। 15 सीटों में 11 हारी हुई सीट किया था, 9 उसमें से जीता है। 15 सीट में 5 उनके सिंबल से, हम 10 हमारे सिंबल और 11 विधायक किया। अब इतना कहूँगा कि भोजन भरी थाली जिस तरीके से विधानसभा में है उसी तरीके से लोकसभा में भी जाएगी 2014 में, वहाँ प्रतिनिधित्व करेगी। निषाद पार्टी अपने सिंबल में चुनाव लड़ी? निश्चित रूप से अपने सिंबल में 2022 में चुनाव लड़ी। अभी विधायक 6 हमारे हैं, 5 उनके सिंबल पर रहा। वो हमारी रणनीति है कौन किसके सिंबल पर लड़ के जीतेगा। डॉक्टर निषाद जो नेशनल चेहरा है NAF के, आप एक बड़े पदाधिकारी, लग रहा है कि 2024 में हम डॉक्टर निषाद को पार्लियामेंट में देखेंगे और एक अहम भूमिका में देखेंगे सेंट्रल कैबिनेट में। देखिए, पार्लियामेंट में आज ही निषाद पार्टी का एक मेंबर जो है इंजीनियर निषाद वकालत कर रहे हैं। हमारा राज्यसभा में भी हमारे निषाद जी हैं, विधानसभा में 11 हैं, विधान परिषद में खुद हूँ। अब कैबिनेट जहाँ भाग्य लिखा जाता है, वो कैबिनेट में मैं खुद 18 में से एक हूँ। तो हम लोग सदन में हमारी वकालत तो है ही है। हम 39 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी को मोदी जी ने जब बुलाया है, तभी तय हो गया दुनिया के मछुआरों का कि एक निषाद का जो प्रतिनिधित्व है जो मोदी के सामने, वो 39 पार्टियों में एक पार्टी पूरे देश के मछुआरों का नेतृत्व करने के लिए। जब मैं मौका मिला तो मैंने इतने कहा कि पिछली सरकारों के गलत रवैये, उदासीन रवैये की वजह से, धोखेबाजी की वजह से किसी सामाजिक संगठन का गठन होता है, दल का, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र का, और उनके साथ धोखेबाजी होती है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है सरकार के बेजा पावर से, तो वो दल बना लेते हैं। आवाज़ जब दबती है तो दल बनाते हैं और दल बनाकर विधानसभा लोकसभा में आते हैं। तो ऐसे छोटे दलों की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। तो मैं बधाई दूंगा आपको, धन कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि मोदी जी ने अपने भाषण में कोट किया कि जो भी राष्ट्रवाद के साथ साथ अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लाएंगे और फिर हम अपने भारत को फिर से समृद्धशाली ताकतवर बनाएंगे और फिर जो गरीब कल्याण योजनाएं धरातल पर लाएंगे और हम लोग उनके नेतृत्व